प्रिय दोस्तों, सप्रेम नमस्कार। मैं सर्वदेव सिंह उर्फ डॉक्टर सर्वदेव सिंह आचार्य कलाम, अधिवक्ता, हाई कोर्ट इलाहाबाद, दत्तक पुत्र, महामहिम राष्ट्रपति भारत, शोधक एवं प्रशिक्षक, शारीरिक मानसिक योगाभ्यास एवं प्रणाम, राष्ट्रीय संयोजक अध्यक्ष, भारतीय इंसाफ पार्टी एस। दोस्तों, भारतीय इंसाफ पार्टी का हमारे स्वास्थ्य, आर्थिक, अन्य कारणों से सक्रिय स्थिति में और निर्वाचन आयोग की जो संदिग्ध भूमिका है, इसके वजह से, क्योंकि मैंने मई 2010 में ही पार्टी पंजीकरण के लिए अपना आवेदन सभी प्रक्रियाओं को पूर्ण करने के बाद दिया था और पार्टी पंजीकरण की सभी औपचारिकताएं पूर्ण करने के बाद मेरे साथ 23 अप्रैल 2010 को जारखुरानी होती है। इसके बाद मैं इतनी गंभीर रूप से अस्वस्थ हो गया कि 10,000 रुपये के बैंक ड्राफ्ट के साथ मैं अपना आवेदन पत्र पार्टी का नहीं दाखिल कर पाया। केवल आवेदन पत्र अपनी अस्वस्थता की स्थिति को बताते हुए किया। 2021 में 10,000 रुपये का काश बैंक ड्राफ्ट भी भेजा, लेकिन उसको वापस कर दिया गया और तमाम नई उसमें शर्तें रखी गईं। फलतः पार्टी पंजीकृत नहीं हुई और अस्वस्थता इत्यादि के कारणों से बहुत सक्रिय स्थिति में हमारी स्थिति नहीं है। किंतु पार्टी का जो हमने उद्देश्य रखा, जो भारत की मौलिक संवैधानिक विधि व्यवस्था है, उसमें की जो प्रेम्बल है, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into a sovereign socialist secular democratic republic and to secure all its citizens justice, social, economic, political, liberty of thoughts, expression, belief, faith and worship, equality of opportunity and status and fraternity, assuring dignity of individual and unity integrity of nation. In our Constituent Assembly on 26 November 1949, do hereby adopt, enact and gives to ourselves this Constitution. ये हमारे संविधान की प्रस्तावना, जो कि प्रतिदर्श है पूरे संविधान और हमारे राष्ट्र की लोकतांत्रिक व्यवस्था का। इस बाबत हमने मांग किया अपने पर्चे, पंपलेट, प्रत्यावेदनों से कि भारत में निःशुल्क नामांकन और प्रचार प्रसार के साथ निर्वाचन की व्यवस्था हो, स्क्रीनिंग शिक्षा स्तर निर्धारित किया जाए, स्क्रीनिंग टेस्ट की व्यवस्था हो, जिससे सभी निर्दल या पार्टियां योग्य प्रत्याशी, पार्टियों की तरफ से योग्य प्रत्याशी आ सकें निर्वाचन के लिए। और दूसरी बात, अगर पैसे की ज़रूरत हो तो तमाम जो टैक्सेस लगा रहे हैं उसमें 1 पैसे प्रतिशत बढ़ा देंगे तो सारे लोकतांत्रिक प्रक्रिया के जो स्थानीय स्तर से लेकर के हमारे संसद की निर्वाचन प्रक्रियाएं हैं वो पूर्ण हो सकेंगी। किंतु इस पे कोई बोलने को तैयार नहीं है, क्योंकि सभी, चाहे सत्ता पक्ष की पार्टियां हों चाहे विपक्ष की पार्टियां हों, एक बार जो आया उनके पास इतने अगाध पैसे उन्होंने बटोरा, कमाया, जनता को लूटा, राष्ट्र को लूटा, अपना बिजनेस व्यवसाय बढ़ाया, जिससे वो जानता है कि अब हमसे भारत के समतापूर्ण व्यवस्था और विधि व्यवस्था संवैधानिक स्थिति से क्या मतलब है। हम तो अपने धन बल बाहुबल पर लोकसभा में जाएंगे, विधानसभा में जाएंगे, शासन सत्ता में बने रहेंगे, नहीं भी जाएंगे तो अपने निजी व्यवसाय हमने इतना फैला दिया है कि उसमें आम जनता की बात करना हमारे लिए नागवार है। ऐसी व्यवस्था, कुछ मुंह की बात बोलने वाले हैं कि संविधान तो केवल अपने लिए जो ये व्यवस्था खतरा न बन सके तो अपनी सुरक्षा के लिए बोलते हैं। बिल्कुल ही ये सत्य है। अगर ये मांग मैं कर रहा हूँ कि अमीर से लेकर गरीब तक बिना किसी जाति धर्म के भेदभाव के सभी बच्चों को सामान्य पाठ्य पुस्तकों के साथ, सामान्य पाठ्यक्रम के साथ, समान स्तरीय पौष्टिक आहार, पोशाक और आवासीय व्यवस्था के तहत पढ़ने की व्यवस्था हो,
तो ये इसमें कौन सी गैर संवैधानिक बात है? ये पूर्णतः राष्ट्र के मानव संसाधन को विकसित करने का, समान अवसर उपलब्ध कराने का और सभी को शिक्षा के मौलिक अधिकार के तहत मैं कह रहा हूँ। लेकिन आज तक कोई भी पार्टी, सत्ता पक्ष की हो विपक्ष की हो, कई पार्टियों के, चाहे सत्ता पक्ष में हो, हमने बीजेपी के जहाँ जेपी नड्डा जी को अपना प्रत्यावेदन भेजा, वहीं कांग्रेस के अध्यक्ष, वर्तमान अध्यक्ष जी को भेजा, वहीं बिहार में माननीय नीतीश कुमार जी को भेजा, तो उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव को भेजा। लेकिन किसी ने इन बच्चों की समान पाठ्यक्रम, समान संतुलित भोजन, समान आवासीय व्यवस्था और समान पोशाक से पढ़ने की व्यवस्था पर किसी का ध्यान नहीं, न किसी ने उंगली उठाया। वो सभी जानते हैं कि हमारे पास इतने संसाधन हैं, बोलने के लिए संविधान के हाथ को हाथ में ले करके ज़रूर बोल सकते हैं, तो केवल उनकी स्वयं की सुरक्षा के लिए बोल सकते हैं। मित्रों, अभी मुख्यमंत्री के हेल्पलाइन 1076 जो मुझे आज जिस अपने पैतृक गांव लहुआर, तहसील जमानिया, ज़िला गाजीपुर में अपने पैतृक तालाब पर स्थित अपने इस, देख रहे हैं, झोपड़ी से बोल रहा हूँ। इस आवासीय परिसर में मेरे 2 कमरे हैं, जिसमें एक छोटा सा कमरा जिस पे एस्बेस्टस, 3 एस्बेस्टस, 4 एस्बेस्टस रखे हुए हैं। दूसरे किचन रूम की तरह है, जिस पे कि उस पे भी 3 एस्बेस्टस रखे हुए हैं। और ये सामने मेरे आवासीय परिसर में ये छप्पर है, जहाँ मेरा ये तख़्त पे बैठ करके आपसे मुखातिब हो रहा हूँ। ये शर्म का विषय है, ये राष्ट्र के लिए शर्म का है कि मैंने 3 से 4 वर्ष की अवस्था में इस गांव का जमींदार परिवार का व्यक्ति होने के, बच्चे होने के बाद मुझे गांव के खेतों में भोजन के लिए चने और अनाज चुनने पड़े थे, तो वहीं चिमनी पर ईंट भट्ठे धोने पड़े थे। आज ये गाजीपुर ज़िले के प्रशासनिक अधिकारियों की ये हिजड़ेपन की, मूर्खता की हद है कि सारी विधि व्यवस्था मेरे पक्ष में होने के बाद भी गलत रिपोर्ट लगाते हैं। ये 24 वर्ष के हाई कोर्ट के अपीयरेंस, 3 हाईएसमैन, 3 पीसीएसमैन, नायब तहसीलदार का इंटरव्यू देने के बाद 24 वर्ष हाई कोर्ट में अपीयरेंस के बाद ये सोचने वाली बात है, क्या हम राष्ट्र की विधि व्यवस्था नहीं समझ सकते हैं? अभी जो प्रस्तावना हमने पढ़ा है, तमाम ऐसी बातें हमने लिखित दे चुका कि इन विधि व्यवस्था के तहत मेरा आवासीय पैतृक तालाब प्रोटेक्टेड है। ये तुम्हारा सुओ मोटो दायित्व है कि हमारे रिकॉर्ड, ये लैंड रेवेन्यू कोड 2006 के तहत 33, 34, 35 का संज्ञान लेकर अगर आपने स्वयं ही जांच उपरांत हमें दिया है, तब हमें कोई एप्लीकेशन और पिटीशन नहीं दाखिल करना है। स्वयं ही खिसरे खतौनी चकबंदी रिकॉर्ड में अगर तालाब दर्ज है तो उस तालाब पर मेरा नाम दर्ज हो, यह आपका सुओ मोटो दायित्व है। लेकिन हिजड़ेपन, मूर्खता की ये हद बढ़ गई कि मेरे साथ ऐसी परिस्थिति पैदा करने की, आज आपदा की स्थिति में ये छप्पर में ये मैं हूँ, 55 वर्ष का एज हो गया, अविवाहित स्थिति है, लेकिन ये लगातार ये प्रयास कर रहे हैं कि कोई ढंग से ये भोजन और आवासीय व्यवस्था में रहकर अपनी क्षमताओं को विकसित न कर सकें। ये इनका लगातार, और मेरे एप्लीकेशन आपदा और राजस्व विभाग को भेज रहे हैं। ये स्वयं आपदा की स्थिति, आपदा और आफत की स्थिति पैदा करने के लिए जिम्मेदार हैं। इनका एप्लीकेशन और कृत्य बता रहा है, लेकिन ये क्यों ये इस पर ध्यान दें, अपने दायित्वों पर क्यों ध्यान दें? तो ये स्थिति है हमारे प्रदेश और राष्ट्र के शासन और प्रशासन व्यवस्था का। इन्हीं बातों के साथ में सरबदेव सिंह उर्फ डॉक्टर सरबदेव सिंह आचार्य कलाम आप सभी को सप्रेम नमस्कार।